जय हिंद साथियों, आज की हमारी क्लास भाषा विवाद पर है और इससे मुझे सबसे ज्यादा संभावना बन रही है कि प्रश्न जरूर बनाया जाएगा। एक प्रश्न बनाया जा सकता है, दो भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। वो प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं, पहले तो उनकी प्रकृति समझ लीजिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या ये क्यों मनाया जाता है। दूसरा, हमारे भारत में कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। तीसरा, हमारे भारत में किस भाग में राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख है या हमारे भारत में किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं का, कौन सी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, कौन सी भाषा विदेशी भाषा जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल की गई है, क्या उर्दू, फारसी, अरबी और सिंधी इसमें से कौन सी या कोई एक अन्य भाषा, मान लो एक कोड की है या कोई बुंदेलखंडी, ऐसी कोई लैंग्वेज मान लेते हैं आप लोग, या बघेलखंडी है या राजस्थानी में जैसे हम लोग मान लेते हैं जयपुरी है, तो कौन सी भाषा नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट में 5-6 में बोल चुका हूं। अब आ जाते हैं हम लोग विवाद। पहले तो ये समझ लेंगे कि ये वाला विवाद हमारा भाषाई राष्ट्रवाद से जुड़ रहा है, संविधान से भी जुड़ रहा है और ये हमारा एक निश्चित क्षेत्र से भी जुड़ रहा है और ये हमारे भारत देश की विकास को सुनिश्चित करेगा कि आगे आने वाले भविष्य में हमारे जो युवा होंगे वो कैसे, किस तरह हम विकास में प्रगति करेंगे। तो पहली बात तो हमको इसका विवाद समझना है। दक्षिण भारत में आप लोगों ने देखा होगा कि दक्षिण भारत के हमारे अन्य अलग हिंदी से हटकर और अन्य भाषा के राज्य है। तो कभी भी कोई ऐसी भाषाई फॉर्मूला आता है तो वहां पर एक कॉमन बात, एक सामान्य बात हो गई है, वहां पे एक विवाद उत्पन्न हो ही जाता है। वहां के आप लोग चाहे राजनीतिक संकीर्ण हित मान ले, चाहे वहां की अपनी संस्कृति भाषा पर हमला के दृष्टिकोण से वो देखते हैं। अब वो हम लोग बाद में विमर्श करेंगे कि अब हम लोग धर्म कुरूपत के स्तर से हम लोग इस मुद्दे को कैसे देखेंगे। पहली बात तो हमारा पहले शुरू कर देते हैं। हमारे देखो, जब शुरुआत में संविधान बना तो उसमें 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में संशोधन होते होते 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई, ये कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शायद ऑब्जेक्ट में सवाल बना दे कि कितने भाग हैं, तो अब 25 है। 8वीं अनुसूचियां 12 होती हैं, ये शायद बनाया जा सकता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में वो 22 भाषाओं का जिक्र है जो हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को फंसाने के लिए 4 ऑप्शन में दे दिया जाए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा एक नहीं है और राष्ट्रभाषा कितनी है, तो 1, 2, 21, 22 ऐसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये 22 है हमारे यहाँ की, कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है ज्यादातर उपयोग की जाने वाले, बोलने वाले और समझने वाली भाषाओं में से एक है। वो हमारे देश में राजभाषा के रूप में स्थापित है, वो हम लोग समझ लेंगे। अब आते हैं हम लोग 22 भाषाएं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। एक इसी में फैक्ट आपको समझना है, इंग्लिश राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित नहीं है। आप लोग देखते होंगे आम भाषा में सबसे ज्यादा इंग्लिश का उपयोग होता है, तो फिर धोखे से ऐसा कोई डाल दिया जाए कि कौन सी नहीं है और इंग्लिश का आपको पहले ही मिलेगा तो अब या लास्ट में मिलेगा और यही नहीं है, बाकी ऐसी अन्य कई 22 भाषाएं आप लोगों को नहीं पता होगी और उसमें आप लोग कोई एक टिक लगा के आएंगे जो आप लोगों को नया लगेगा सब, लेकिन इंग्लिश को नहीं लगाएंगे। तो ये याद रख लेना है, यदि इंग्लिश दिख जाता है उस ऑप्शन में तो आपको वही टिक मार देना कि इंग्लिश नहीं है। उर्दू है, ये याद रख लेना है। एक मैंने क्लास पिछली ली थी, तो यदि वो हमारे जितने नए साथी हैं देखना चाहें, मेरे इसी चैनल पर डली होगी भाषाओं से संबंधित, तो वो देख लेना, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। नेपाली एक विदेशी भाषा है जो हमारे यहाँ राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित है। अब हम लोग विवाद पर चलते हैं कि विवाद वर्तमान में क्या है। 1937 मतलब 1930 के दशक की बात, जब हमारा ये भाषाई विवाद शुरू होता है। देखो, 1930 के दशक बोलूं तो यहां से ये पूरा मैटर आपको 1940 तक समझना है।
कोई एक दशक बोला जाता है जब, तो उसको 10 साल के लिए जो अंदर भी जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके लिए, संपूर्ण घटनाओं के लिए बोला जाता है। तो 1930 के दशक में दक्षिण भारत में एक आंदोलन या प्रदर्शन होता है इसी के खिलाफ। पहले हमारे यहाँ राज्य नाम की कोई चीज नहीं थी। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक आधार पर प्रशासनिक सहायता के लिए 9 प्रांत और 562 रियासतों में हमारा भारत देश बटा हुआ था। ठीक है, पहली बात। एक मैं इसके पहले एक बात बताना चाहूंगा, देखो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए वैश्विक स्तर पर उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष हमारी केंद्र सरकार 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करती है। 14 सितंबर इसको हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में, आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था। तो इसलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना है। इतने के में बटा था। 1937 में एक घटना होती है, मद्रास प्रेसिडेंसी में चुनाव होते हैं और कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाती है। कांग्रेस ने हिंदी को अनिवार्यतः पूरे देश में भाषा के रूप में या राष्ट्रीय भाषा, आप मतलब एक अभी वर्तमान में आप लोगों में सरल भाषा में समझा दूं, हिंदी को अनिवार्यतः 1937 में हिंदी को अनिवार्यतः सीखने के लिए लागू कर दिया। यहां से होता है सबसे बड़ा विवाद दक्षिण भारत में स्टार्ट। अब धीरे धीरे यहां से निकलता है, बहुत प्रदर्शन हुए, बाद में वापिस से निर्णय लेना पड़ा और उसी समय हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो ऐसी छोटी छोटी बातों में अपनी राष्ट्रीय एकता, जो भी आंदोलन के लिए एकत्रित किया गया था हर क्षेत्र में लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, तो वो नहीं चाहते थे ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हमारे अंदर एक टकराहट या भेदभाव पैदा करें। तो ये फिर वापस लिया गया। अब आते हैं, देखो इस समय एक गांधी जी का जो नजरिया था, मैं उनके बारे में एक बता दूं कि वो चाहते हैं कि उन लोगों ने पश्चिम का अध्ययन किया था, वहां पर राष्ट्र भाषाई आधार पर राष्ट्र राज्यों का गठन हो रहा था। राज्य बोलते हैं मतलब राष्ट्रों को, जब मैं वैश्विक स्तर पर, जैसे मैं देशीय स्तर पर राज्य का उपयोग करूं तो फिर आप स्टेट समझ लेना उसको। तो राष्ट्रों का वहां पर गठन हो रहा था। वहां पर एक भाषा के रूप में लोग ज्यादा राष्ट्रवादी हो रहे थे। हमारे यहाँ इतनी विविधता थी भाषाओं में। अभी 2011 की जनगणना में आपको जानकारी हो तो 121 मातृभाषाओं का उल्लेख अभी हुआ है। तो इतने सारे लोगों को एकत्रित करना और किसी विशेष जो तानाशाही और उसके पास सभी संसाधन है सरकार के पास, उसके खिलाफ एक आम जनता, मतलब एक किसी खाने के लिए भोजन भी नहीं है, उसको एकत्रित करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो गांधी जी का भी ये उद्देश्य था कि यदि एक भाषा, हम लोग, एक भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है। यदि आप अपने भाव प्रकट करना चाहें तो उसके लिए कुछ भाषा होना चाहिए। तो ये भावों को संप्रेषण का माध्यम होती है भाषा। तो गांधी जी का मत था कि यदि एक भाषा में हम लोग तो अपने जितने भी आचार विचार हैं वो एक दूसरे से आदान प्रदान कर पाएंगे और पूरे एक ऐसा अपने देश की आज़ादी के लिए एक प्लान तैयार कर पाएंगे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि यदि ऐसा हम लोग को कठोरतापूर्ण ऐसा जबरदस्ती या थोपते हैं, लागू करते हैं, तो समस्याएं और भी ज्यादा हो सकती है। तो वो नहीं है। हालांकि उनके विचार में कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कदम उठाया और वो असफल रहा, क्योंकि प्रदर्शन हो रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि लोग हमारी संस्कृति को खत्म करना चाह रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं, भाषाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये समझ लेना ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग 1937 से सीधे निकल के आते हैं 1949। जैसे ही हिंदी को संविधान सभा ने आधिकारिक भाषा, राजभाषा के रूप में अपनाया 14 सितंबर को, यहां से थोड़ा और हवा मिलती है इस मुद्दे को। अब हम लोग निकलेंगे थोड़ा कि अब हमारे यहाँ पे भाषाई आधार पर गठन
ये याद रख लेना है, शायद ये पॉइंट बन सकता है कि भाषाई आधार पर किसका गठन हुआ है, किस राज्य का। तो हमारे यहाँ पे 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश तेलुगु के भाषा मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को ये भाषा के आधार पर बनाया गया। अब 1956 में एक नियम बनता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट बना है। इसके आधार पर अब राज्यों का भाषा के आधार पर गठन होना शुरू होगा। यहाँ पे 14 राज्य बने हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन रहे हैं। ये राज्य जब हमारा ये अधिनियम आया, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, लेकिन इन जितने अब राज्यों का गठन होगा उसका केवल आधार भाषा नहीं होगी, प्रशासन और क्षेत्र भी होगा, क्षेत्र का विकास होगा। अब अन्य आधार भी जोड़ेंगे इसके आगे। अब आते हैं हम लोग 1963, एक राजभाषा। देखो 1949 में प्रावधान किया गया कि हम लोग जब अपनाया गया कि कब तक हिंदी को अपना लेंगे आधिकारिक भाषा के रूप में, तो 15 वर्षों का टाइम दिया गया था कि 1963 तक हम लोग अपने भारत देश में पूर्ण रूप से हिंदी का प्रचार प्रसार कर लेंगे। हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सब लोग जानना, समझना, बोलना सीख जाएंगे। हालांकि लिखने ना सीखें वो बात अलग है, लेकिन इतना सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन 1963 में राजभाषा अधिनियम आया। इसमें ये इसी 1937 की घटना जैसी होती कि अनिवार्यता त्रिभाषा फॉर्मूला में हिंदी को जबरदस्ती थोपने का ये विरोधियों द्वारा या विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जाता है। ये त्रिभाषा फॉर्मूला लगाया जाता है। मैं फायदा बताऊंगा, इसका बहुत अच्छा फायदा है। यदि कोई अन्य भाषा वाला भी यदि मेरी वीडियो देखता है, जैसे कई अभी महाराष्ट्र वाले मेरे साथ जुड़े हैं, गुजरात वाले, तो इन लोगों को समझना है कि त्रिभाषा राष्ट्र फॉर्मूला हमारी राष्ट्र की एकता के लिए और विकास के लिए कैसे बहुत अच्छा है। तो वो एक समय पर आप राजनीतिक से थोड़ा हटकर सोचना है, मैं बता रहा हूं कैसे। तो यहां से फिर विवाद होता है। 1965 में ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो यहाँ पर सरकार ने एक निर्णय लिया कि मातृभाषाओं के साथ साथ अब हमारी इंग्लिश की भी कोर्ट में, संसद में, ऐसी सारी चीजों में चलाई जाएगी इंग्लिश। तो यहाँ पर फिर विवाद। 1961 में एक आयोग बनाया जाता है, कोठारी आयोग। देखो 1961 कोठारी आयोग, इसने एक, देखो एक मैं बता रहा हूं, 343 से 351 तक अनुच्छेदों में जो संविधान का भाग 17 है, उसमें 343 से 344 में एक जिक्र किया गया है कि राजभाषा की उन्नति के लिए या सलाई के लिए एक आयोग का गठन हुआ। तो कोठारी आयोग ने त्रिभाषा फॉर्मूला दिया एक, कौन सा? पहले हिंदी, फिर इंग्लिश प्लस, और फिर अपनी मातृभाषा या क्षेत्र की भाषा। इस पर विवाद 2010 तक चल रहा है। अब आते हैं हम लोग मूल विवाद कहाँ है। मूल विवाद अभी हमारे भारत देश में वर्तमान सरकार, जो भारत सरकार है, वो एक लेके आई त्रिभाषा फॉर्मूला कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होगी 1 से 5वीं तक, उस पर हम लोग मातृभाषा पर फोकस करेंगे, और 5वीं से लगभग 12वीं तक मातृभाषा, 5वीं से 8वीं तक मातृभाषा के साथ साथ हिंदी पर भी जोर करेंगे। इंग्लिश का तो रहता ही रहता है प्रभाव, लेकिन हिंदी को भी सिखाने की कोशिश करती है। तो 2020 का अब हम लोगों का मामला है, वो अभी वर्तमान में चर्चाओं में है त्रिभाषा फॉर्मूला। अब उसके बाद 12वीं तक हम लोग थोड़ा हिंदी का स्तर और बढ़ाएंगे, जिसमें हमारे यहाँ पर देखो इतना प्रयास 1949 से 1965 का जो टारगेट रखा गया था, और इन सब विरोधों के बावजूद भी हम लोग वो अच्छी ईमानदारी से प्रयास करते रहते, तो मुझे नहीं लगता है कि 15-20 सालों में कोई एक भाषा का चलन हम लोग नहीं कर सकते अपने देश में।
लेकिन ऐसी कई हमारे यहाँ पे विविधताएं हैं जिसमें बहुत चुनौतियां आती हैं, और हमारी जो खूबसूरती है वो विविधताओं में एकताओं पर ही है। तो हम लोग ऐसा जबरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं कि किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई भाषा थोपे, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अब आप लोग, मैं बता रहा हूं कि क्यों सोचना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। अपनी मातृभाषा संस्कृति संरक्षण करने का अधिकार है, आप लोग करें, लेकिन हमारे भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य, जैसे मेरी कोई भाषा एक लोकल लैंग्वेज है, अब आप मुझे, मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी एक मेरे पास कश्मीर का एक मतलब एक साथी का फोन आया, तो उसको हिंदी समझ में नहीं आती। अब मैंने उसको एक सलाह दी कि आप इंटरव्यू में जाएंगे तो फिर वहां तो जो आपका मौलवी वाले हैं वो तो आपसे उर्दू में बात कर लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन जो अन्य लोग हैं पैनलिस्ट, वो क्या करेंगे, उनको तो या तो आप हिंदी में बोलें, या कुछ को इंग्लिश आती है मान लो, कुछ को नहीं आती है, तो ऐसे में थोड़ा हम लोगों को समस्याएं हो जाती हैं। तो ये तो अभी वर्तमान में संपर्क के भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि किसी राज्यों के ऊपर अचानक में थोपें जबरदस्ती, तो ये भी थोड़ा एक तो अनैतिक बात होगी। हमारे यहाँ पे 15 सालों का नहीं है, लेकिन अब वर्तमान केंद्र सरकार का एक दायित्व है। मैंने भाग 17 बताया, उसमें 343 आर्टिकल से, अनुच्छेद आर्टिकल बोल दूं, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है, फिर इसमें कंफ्यूज हो जाओ, से 351 तक इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ की भाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी। अब ऐसा नहीं कि हिंदी को आप गुरुमुखी लिपि में लिखने जा रहे हो, आप बोल देंगे तो हमारी संघ की भाषा है, तो ये नहीं, देवनागरी की लिपि में हिंदी। 351 में केंद्र सरकार का ये दायित्व होगा कि हिंदी का प्रचार प्रसार और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ये लास्ट का अनुच्छेद है। 44 में मैंने बताया ये कि आयोग का गठन, ये आप लोगों को जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन केवल इतना है कि शायद हो जाए कि 343 भाग 17, ये चर्चाएं आपसे हो सकती हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना। इसीलिए इसमें भी ये इंग्लिश जो 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी 3 त्रिभाषीय फॉर्मूला था, लेकिन अब वर्तमान में कुछ राष्ट्रीय अपने क्षेत्रीय या कुछ राजनीतिक संकीर्ण हितों के लिए ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। सरकार का भी कदम ये है कि हमको देखो, भविष्य में यदि विकास करना है तो आप एक समझते होंगे व्यावसायिक शिक्षा मतलब बिजनेस, और दूसरी आप डिजिटल। कोई भी विदेशी कंपनी विकास ऐसा करती है डिजिटली रूप में, तो वो किसी एक भाषा के रूप में तो कर सकती है, लेकिन आप सोचे कि 121 मातृभाषाओं के रूप में ऐसी चीजें उपलब्ध कराई जाए तो ये असंभव है। तो इसके लिए आप अपने देश के लिए एक सर्वोच्च भाषा का चुनाव कर सकते हैं। देखो, पहली भाषा तो इंग्लिश है ही है हमारे विश्व में, जो सर्वाधिक उपयोग की जाती है, लेकिन अभी हमारे भारत में इतनी शिक्षित समाज नहीं है कि लगभग मेरे हिसाब से 18 से 20% जो लोग इंग्लिश जानते हैं, कुछ लोग बोलना भी जानते हैं, कुछ लोग समझना भी जानते हैं, जहाँ लेकिन 80% जो हमारे यहाँ की आबादी है, जो नागरिक हैं, वो इंग्लिश को नहीं पहचानते। तो आप लोग अब आ जाते हैं, मैं एक और आपको वो दे रहा हूँ, जो भी बच्चा हमारे यहाँ का एक रिपोर्ट आई थी कि 1 से 5वीं तक मातृभाषा में अध्ययन करता है, तो उसके बाद उसकी इंग्लिश को पकड़ने की सबसे अच्छी मेमोरी होती है, मतलब कैचिंग मेमोरी, इंग्लिश जल्दी सीख जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर मिक्स चलते हैं कि इंग्लिश भी चला रहे हैं, मातृभाषा भी चला रहे हैं, उनका स्तर कम आया है। लगभग 66% आया था जिसने मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण की, और उनका रिजल्ट अच्छा था, प्रतिफल अच्छा रहा था, जिसने बशर्ते इंग्लिश मीडियम से भी शिक्षा ग्रहण की थी शुरुआत से। तो इसमें जिसने मातृभाषा में किया उसका ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। तो एक तो ये फायदा है मातृभाषा में। दूसरा, यदि आप हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करते हैं, तो अब आपने अधिकतर कई ऐसे टेक्नोलॉजी में ऐप देख रहे होंगे, कई वेबसाइटों में हिंदी का उपयोग, गूगल भी अब ट्रांसलेट करके हिंदी देने लगा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो किसी और भाषा में ट्रांसलेट तो ये सब नहीं आ रहा है ना। तो आप इसलिए हमारे भारत देश में लगभग 43% लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी को प्रायोरिटी दी है कि हम लोग हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है।
लगभग 11% लोगों ने सेकंड नंबर पर। भाई हमारी मातृभाषा तो ठीक है पंजाबी है, लेकिन हम लोग हिंदी बोलना समझना सब कुछ जानते हैं, तो ये हो गए लगभग 55% लोग। सेकंड नंबर, सेकंड लार्जेस्ट जो हमारे यहाँ पे भाषा है वो है बांग्ला। यदि आप लोगों को पता नहीं होगा, हमारे देश में लगभग 8% लोग बांग्ला भाषा बोलते हैं। इसके पहले और कोई भाषा नहीं है, पहले हिंदी है फिर बांग्ला है। तो हमारे यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 55% लोग, लगभग आधी से ज्यादा आबादी हिंदी को या तो अपनी मातृभाषा के रूप में स्थापित किए हैं या उसको संपर्क भाषा। आप यहाँ से कहीं भी जैसे तेलंगाना चले जाए, कहीं और आगे भी निकल जाते हैं, महाराष्ट्र में तो ऐसा कि एक साधारण हिंदी बोलना समझना जानते लोग। तमिलनाडु के तरफ भी यदि आप अग्रसर हो जाए केरला, तब तो वहां भी कोई 100% तो नहीं, 10-20% लोग बाग हिंदी बोल लेते हैं, समझ भी लेते हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को यदि सरकार प्रयास करती रहेगी तो हमारे यहाँ कम से कम 10, 15, 20 वर्ष बाद हिंदी का अपने पूरे देश में प्रचलन, प्रचार प्रसार हो जाएगा। लेकिन अब आप लोग ऐसा भी नहीं कर सकते, हमारे संविधान ने अधिकार भी दिया है। अब प्रचार प्रसार के लिए अब उनके, मैं एक बता दूं कि उनका डर क्या है कि आखिर वो लोग क्यों इसका विरोध करने लगते हैं। एक लॉजिकली भी है और एक अननेसेसरी भी है कि कुछ अपने राजनीतिक हित के लिए भी करते हैं लोग बात। तो ऐसा हम लोगों को, अब हम लोगों को सोचना है कि राष्ट्र के स्तर पर। ये लोग तो अपनी राजनीति फायदे के लिए, लाभ के लिए करते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। देखो, डिजिटली और व्यावसायिक आपको शिक्षा लेनी है, सबसे ज्यादा आपको पाठ्य सामग्री हिंदी में उपलब्ध है, ठीक है, भारत में। इंग्लिश में भी उससे ज्यादा है, लेकिन हमारे भारत के स्तर पर। अन्य भाषाओं में कम से कम सामग्री है। तो देखो, पहला तो ये लाभ हो गया कि आप यदि अध्ययन करते हैं तो आपको जो किताब हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश में मिलेगी, वो उर्दू में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहली बात तो हमारा हो गया कि सामग्री की उपलब्धता। दूसरी बात, यदि एक भाषा में हम लोग अपने भावों का आदान प्रदान करने लगेंगे तो उसमें एक अलग महसूस होता है। कहीं आप बाहर हैं किसी अन्य भाषाई क्षेत्र में, वहाँ आपके क्षेत्र की कोई भाषा वाला लोग मिल जाता है तो आप उसको अपने परिवार से भी ज्यादा सगा संबंधी समझने लगते हैं, इतना प्रेम मित्रवत व्यवहार हो जाता है। तो ये देखो, हमारे पूरे देश में एक भाषा यदि आती है तो भावों की जो राष्ट्रीय प्रेम है, जो राष्ट्र का भाव है, वो ज्यादा उत्पन्न होगा। तो दूसरी तो ये हो गया राष्ट्र भाव के लिए सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में किसी हमारी एक विश्व में एक भाषा के रूप में स्थापना, जैसे अभी इंग्लिश है वैश्विक रूप। यदि हम लोग ऐसे ही कदम बढ़ाएंगे तो एक ना एक दिन सारा, देखो चाइना का मैं एक एग्जांपल दूं, मंडारिन वहां की भाषा है, वो जितना भी जो भी कार्य करते हैं अपना उसी भाषा में करते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं आप लोगों को। जो यदि आप लोगों को जो भी कंपनी हमारे यहाँ कार्य करने आएगी उसको हमारी भाषा में उपयोग करना पड़ेगा। तो आप जितनी भी चाइना की चीजें देखते हैं उसमें इंग्लिश में भले ही कन्वर्ट करके लिखा हुआ हो, लेकिन पहले उसकी भाषा लिखी रहती है। तो यही है। अब अन्य जो हमारे दक्षिण भारत के लोगों का सबसे ज्यादा जो भय है वो है, उन्हें लगता है कि हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। दूसरा, उनको लगता है कि भेदभाव है। देखो, दुख उनको ये लग रहा है कि जैसे आप हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, संविधान सभा में समझ, लेकिन हमारे यहाँ की भाषाएं तो 22 है, तो उसमें अब हमारी भाषा को पूरे देश में आप लागू करने का एक प्रयत्न करिए, तो फिर देखना है कि भारत की स्थिति कैसी होगी। तो उनको लगता है कि हमारे साथ भावना। और दूसरा है कि भाषाई राष्ट्रवाद। देखो, आपने राष्ट्रवाद केवल एक ही स्तर पर सुना होगा, वो अभी धार्मिक पर चल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ भाषाई राष्ट्रवाद की भी आरोप लगते हैं वर्तमान भारत सरकार पर कि भाषाई राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अब हम लोगों को समझना है, बिल्कुल जरूरी है। किसी पर हम लोग अपने कोई भी भाषा, ऐसी 22 में से कोई एक भाषा को नहीं थोप सकते, लेकिन हाँ, हमारे भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने के लिए किसी एक भाषा को जो हमारी ज्यादा से ज्यादा बोली जाती हो, ज्यादा से ज्यादा संपर्क लिखने माध्यम में समझने में हो, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। इसमें हम लोगों की राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। लेकिन वर्तमान में जो हमारी खूबसूरती है तो वो भी विविधता में एकता की। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, और तो भी हम लोग फायदे में हैं, क्योंकि हम लोगों ने सभी 22 भाषाओं को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित कर रखा है। तो बाकी सारी चीजें मैंने आप लोगों को प्रश्न भी बता दिए
कि कैसे कैसे पूरा बैकग्राउंड, पूरी स्थिति बता दी है। अब इसमें भी यदि कोई आपको बात नहीं समझ में आती है, कोई प्रश्न आपके अंदर उठता है, देखो इन सारी चीजों में आप जितना चिंतन करेंगे उतना आप लोग ज्यादा आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। यदि केवल आप पास होने के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपसे फैक्ट का प्रश्न तो बन जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में आप लोग वो बातें नहीं समझ पाएंगे जो मैं क्लास में समझा देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।